नमो अभिनन्दनाय, नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय, नमो अध्यायाय सर्वथा। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्यो, सुमङ्गलं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेय विरच्यते स्वल्पधियाय। पंडित गोपाल दास जी भदैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें जीव द्रव्य का स्वरूप चल रहा है, जिसमें जीव का लक्षण बताया। जीव संसार में रहता है। क्यों रहता है संसार में? बोले अज्ञान की वजह से। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, यही संसार की मूल वजह है। संसार में किस किस प्रकार से रहता है, कैसे संसार में परिभ्रमण चलता है, वो ये द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, इन पांच परावर्तन के माध्यम से अपन लोग समझ रहे हैं। कल हम लोगों ने द्रव्य और क्षेत्र परावर्तन को समझा था। एक शॉर्ट रिवीजन, क्योंकि एक दो प्रश्न आए थे कि ये द्रव्य परावर्तन समझ में अच्छे से नहीं आया, है ना। सुनिए, बहुत सरल है। बहुत डिटेल में नहीं भी समझ में आ रहा हो तो इतना समझना चाहिए कि ये आत्म द्रव्य है ना, जीव, और इस आत्मा का उद्गल द्रव्य के साथ में संयोग होता है, बराबर। अभी जैसा शरीर के साथ में संयोग है, कर्मों के साथ में संयोग है। तो द्रव्य परावर्तन किसको बोलते हैं? नो कर्म, नो कर्म में शरीर आ गए सारे, है ना, औदारिक वैक्रिक कारक शरीर। और कर्म, कर्म में आ गया ज्ञान वर्ण आदि कर्म, द्रव्य कर्म। बोले द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये सॉरी, द्रव्य कर्म और नो कर्म उद्गल के साथ, है ना, उद्गल के साथ में जीव का संबंध। तो बोल रहे हैं कि परमाणु है, जीव ने एक समय में कोई भी नंबर के परमाणु ग्रहण किए। तो बोल रहे हैं कि जितने नंबर के, मान लो 100 परमाणु ग्रहण किए, और वो 100 परमाणु में अ, अपना अपना स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय चल रही है ना। किसी में स्पर्श में रूखापना होगा, किसी में चिकनापना होगा, किसी में ठंडापना होगा, किसी में गर्मपना होगा। ऐसे हर ही पुद्गल परमाणु की अपनी अपनी स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों की पर्याय है। तो जिस समय वो पुद्गल परमाणु के साथ में आत्मा का संबंध हुआ था, कितने थे भैया? 100 परमाणु थे। तो बोल रहे एग्जैक्ट 100 परमाणु, और 100 में भी कोई दूसरे 100 नहीं, वो के वही पुद्गल परमाणु वापस से आत्मा के साथ में संबंध बनाए। और किस अवस्था में, कि जिस अवस्था में वो उस टाइम थे, वैसा ही स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय हो, है ना। तब बोलेंगे कि एक द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ। ठीक है, आया समझ में संध्या आंटी जी? द्रव्य परावर्तन, हाँ भैया समझ में तो आ गया, पर पच नहीं रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? इसलिए नहीं पच रहा है क्योंकि हमको अपने अनादि पने की अभी सिद्धि नहीं है अभी। ये इसलिए तो अनादि मतलब किसको बोलते हैं? अनादि माने जिसका कोई स्टार्टिंग ही नहीं हो। ये जीव अनादि काल से संसार में है, और एक एक पुद्गल परमाणु से अब हमने अनेक अनेक बार संबंध बनाए। संबंध बनाए मतलब उनसे हमारा और उनका जुड़ाव हुआ, संयोग हुआ। ये बतलाने के लिए द्रव्य परावर्तन है। इससे सीखना क्या है? इससे ये सीखना है कि अब इन पुद्गलों को देख करके ललचाने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? कि जिन पुद्गलों को देख करके हम ललचाते हैं, हमारी आंखें बड़ी हो जाती है, इन सभी को हमने अनंतों बार ग्रहण किया और छोड़ा है ना। ये तो समझ में आता है कि नहीं अपने को, है ना। चलो, फिर क्षेत्र परावर्तन के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था कल, किसी ने यूट्यूब पर भेजा था।
कि वो 8 प्रदेशों वाला क्या सिस्टम है वो हमको समझ में नहीं आया। एक बार आपको यहाँ से पढ़ाते हैं फिर अपन आगे चलेंगे। 1 मिनट लेते हैं प्रश्न। स्वक्षेत्र परावर्तन तो समझ में आया था सबको। स्वक्षेत्र तो बहुत इजी था कि कितने क्षेत्र को कवर करके वो जीव ने शरीर धारण किया है ना। तो सबसे छोटा क्षेत्र क्या होता है, तो बोले घनांगुल बटे असंख्यात। ये सबसे छोटी अवगाहना है, इससे छोटी अवगाहना का कोई जीव नहीं होता है। और सबसे बड़ी अवगाहना कितनी होती है, 12.5 करोड़ योजन, ये सबसे बड़ी अवगाहना। तो बोले सबसे छोटी अवगाहना से लेकर सबसे बड़ी अवगाहना तक का जीव बने, क्योंकि क्षेत्र की बात चल रही ना। तो अवगाहना मतलब उस क्षेत्र को वो घेर रहा है। तो सबसे छोटी अवगाहना धारण करते हुए क्रम से एक एक प्रदेश ऐड करते जाओ, और जब तक वो सबसे बड़ी अवगाहना वाला जीव ना बन जाए, वही जीव। अवगाहना मतलब साइज, अवगाहना का मतलब होता है साइज, है ना। जैसे मेरी अवगाहना की, आदिनाथ भगवान की अवगाहना कितनी थी, 500 धनुष, है ना। ऊंचाई, साइज उसका कितना एरिया वो कवर कर रहा है। तो सबसे छोटी शरीर को जीव धारण करे, और क्रम से एक एक प्रदेश बड़े शरीर को धारण करे। और जिस समय वो सबसे बड़े शरीर को, ये 12.5 करोड़ योजन जिसका घनफल है, जिसका वॉल्यूम है, ऐसे शरीर को जीव क्रम से धारण करे, तब कहलाता है कि एक स्व क्षेत्र परावर्तन पूरा हुआ। और पर क्षेत्र परावर्तन क्या था, कि जघन्य अवगाहना का धारक वो जीव लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों पर अपने शरीर की अवगाहना के मध्यवर्ती 8 प्रदेशों को रख करके जन्मा। देखो समझो, लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेश, ये मध्य समझ में आया। ये देखो, ये ये 3D इमेज से समझ में आएगा। ये देखिए, ये इसका मध्य पार्ट का है यहाँ। आपको पता है इस पूरे लोकाकाश के सबसे सेंटर में क्या है, क्या है, सुमेरु पर्वत। अरे मध्य लोक बीच में, और मध्य लोक के बीच में क्या आता है, सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत सबसे सेंटर पॉइंट। नीचे से, और नीचे से ऊपर देखो तो उसका सेंटर वो आ रहा है। आगे से पीछे देखो तो सेंटर यहाँ पे आएगा, और ऐसे चौड़ाई में देखो लेफ्ट टू राइट, तो जो उसका सेंटर है उसको बोलते हैं मध्य, सेंटर। अब वो जो सेंटर के 8 प्रदेश है, उन 8 प्रदेशों को, उन 8 प्रदेशों पर वो जीव, कौन जीव, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, वो भी बहुत सारे प्रदेश होते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि ओनली 8 प्रदेश की उसकी अवगाहना है, वो भी असंख्यात प्रदेश ही होते हैं। कल्पना देवी, घनांगुल का असंख्यात व भाग इज ऑल्सो असंख्यात, क्योंकि असंख्यात भी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो वो उसके जो बहुत सारे प्रदेश, अपन एग्जाम्पल में समझो कि भाई सबसे छोटी अवगाहना होती है 100 प्रदेश इज द मिनिमम अवगाहना, और 1000 प्रदेश सबसे मैक्सिमम अवगाहना होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो 100 प्रदेश की अवगाहना वाला जीव मध्य में जन्मे, कहा मध्य में जन्मे, लोक के मध्य के 8 प्रदेशों पर। और कैसे जन्मे, इधर उधर नहीं, उसकी 100 प्रदेशों में भी जो बीच के 8 प्रदेश है, वो 8 के 8 प्रदेश उन 8 के 8 प्रदेशों पर हो, तो कहलाएगा कि वो मध्य के 8 प्रदेशों पर जन्मा। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया। अरे चलो, चलो 100 छोड़ो, 100 की जगह अपन कर लो 80, 80 कर लो, 80। तो 80 प्रदेश का कोई जीव है, तो उसके शरीर, उसके पूरे कितने प्रदेश है, 1 2 3 4 5 6, ये अपन काउंट कर रहे थे ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते लोक में कितने सारे हैं, बोले असंख्य। अभी अपनी अवगाहना है, अपने भी कितने प्रदेश है, तो यहाँ उदाहरण में समझो 80 प्रदेश। तो वो 80 प्रदेश की अवगाहना वाला जीव, सबसे छोटी अवगाहना, उसने जन्म लिया। और जन्म लिया तो किस जगह जन्म लेगा, तो बोल रही है जो सबसे सेंटर का प्रदेश है, उस सेंटर के प्रदेश पर उसका जन्म हो।
ठीक है। अब जितने प्रदेश का वो है, कितने प्रदेश है उसके टोटल, बोले 80। तो 80 बार सेम प्लेस पे उसका जन्म। आया समझ में? आया ना? अगर मान लो सबसे छोटी अवगाहना का जीव होता है 1,000 प्रदेश का, तो 1,000 बार सेम अवगाहना के साथ सेम प्लेस पर उसका जन्म हो। आया समझ में? तो अभी सबसे छोटी अवगाहना कितनी होती है कि असंख्यात प्रदेश वाली। घनांगुल का संख्यात्व भाग इज ऑल्सो असंख्यात। तो बोल रहे असंख्यातों बार, जितना भी बड़ा वो असंख्यात है, उतनी बार वो लोक के मध्य के 8 प्रदेशों पर अपनी आत्मा के 8 प्रदेशों को रख करके जन्म। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर एक एक प्रदेश ऊपर 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 जाता जाए और वहां पर उसका जन्म। हाँ, जो शुरू के 8 प्रदेश वाली बात है, वहां पर सिर्फ जगन्य अवगाहना की बात लेनी है। आगे वो किसी भी अवस्था में जन्म ले सकता है। हो सकता है सेकंड प्रदेश पर ही वो 1,000 प्रदेश वाला जन्म ले ले। तीसरे प्रदेश पर वो जन्म ले तो वो 2 प्रदेश में जन्म ले, 3 प्रदेश में जन्म ले। कुछ भी हो सकते हो। बस इतना होना चाहिए कि उसके सेंटर पॉइंट उस प्रदेश पे आए। इतना समझो। आया समझ में? 8 प्रदेश क्या गणित है? हाँ बोलिए वंदना आंटी जी, क्या प्रश्न है? अनम्यूट करिए। हाँ जी, जय बोलिए। भीम साहब। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी अपन मनुष्य पर्याय में है, तो हम्म अपना जब एक द्रव्य परावर्तन पूरा होगा, मतलब हम्म उसी जगह पे सेम परमाणु लेके, मतलब अपनी अभी की जो अपनी मनुष्य पर्याय के जैसा शरीर पाया है, सेम वैसा का वैसा ही शरीर दोबारा आएगा। हम्म जब एक द्रव्य परावर्तन पूरा कहा जाएगा, आप उसको कहीं से भी काउंट कर सकते हो। मतलब हम्म। शरीर मतलब कैसा, अभी तो सिर्फ ये औदारिक शरीर अकेला दिख रहा है। हम्म। बैक्टीरियल शरीर या आहारक भी किसी के है तो उसके भी वैसा वैसा होना चाहिए। और इसके साथ में वो कर्म वर्गणाएं भी वर्तमान में उसके पास में जितनी है, जिस क्वांटिटी हम्म। में है, जिस हिसाब का फल देने वाली है, एग्जैक्ट वही हम्म। की वही कर्म वर्गणाएं उसके पास में आ जाए, तो बोलेंगे कि अच्छा, एक द्रव्य परावर्तन हुआ। द्रव्य परावर्तन हुआ। अच्छा, हाँ मतलब क्षेत्र भी वही होना चाहिए, और द्रव्य जितने परमाणु क्षेत्र सब, मतलब हाँ। जिस नहीं जगह अपन ने जन्म लिया उसी जगह वापस अपने को उसी जगह जन्म लेना है। नहीं, अगर क्षेत्र परावर्तन की बात करेंगे तो अपन क्षेत्र को इन्वॉल्व करेंगे। अभी द्रव्य अच्छा। परावर्तन की अगर समझेंगे, द्रव्य परावर्तन में सिर्फ उद्गल द्रव्यों के साथ में जो संयोग है उस संयोग की बात चल रही है। अच्छा। ठीक। पांचों अलग अलग होते हैं। अच्छा। हम्म। अलग अलग होते हैं मतलब कि द्रव्य परावर्तन अपना चलता रहता है और क्षेत्र हम्म। परावर्तन अपना चलता रहता है। अच्छा। हाँ। ठीक। बोलिए दीना आंटी जी। आप नहीं नहीं, म्यूट है। वापस अनम्यूट करिए। वो अभी जो बहन ने पूछा ना कि ये जो जन क्षेत्र अलग होता है द्रव्य का क्षेत्र का, तो वो जीव वही जीव माने हम खुद ही इस क्षेत्र में ये सब परमाणु के साथ वही शरीर वही और फिर काल में भी वही, हम्म द्रव्य में भी वही, तो वही। हर तरफ। हाँ हाँ, वही 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 एक ही जीव की बात चल रही है। इस एक ही जीव के परावर्तनों की चर्चा चल रही है। अपन सब अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल समझे। तो ये परावर्तन क्षेत्र का एक पहले क्षेत्र का होता है, नहीं नहीं, बाद में ऐसा कि कुछ नहीं एक था। साथ सब। हाँ, एक वो नहीं क्षेत्र समझ। पर अभी एक आया ना चैट में भी, आपने लिख करके भेजा क्या? द्रव्य और क्षेत्र परावर्तन साथ में नहीं हो सकता? हो सकता है। देखो वापस हो समझो। ऐसा समझो, रेस चल रही है ना? या ऐसा समझो कि एक रेस में 5 लोग दौड़ रहे हैं, तो पांचों एक साथ दौड़ रहे हैं। पर पहला वाला इतनी फास्ट दौड़ रहा है, इतनी फास्ट दौड़ रहा है कि इसके जब तक 10 कंप्लीशन हो जाएंगे, तब सेकंड वाले का सिर्फ एक ही कंप्लीशन होगा। दौड़ सब रहे हैं, पर फर्स्ट वाले को रेस कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लग रहा है। सेकंड वाले को रेस कंप्लीट करने में फर्स्ट वाले से 10 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है। भाग सब लोग रहे हैं। हम्म। आया समझ में?
हाँ, तो ये जो भाग रहे हैं सब लोग हैं, वो तो अलग अलग जीव है, पर यहाँ हम एक ही जीव है। नहीं, उदाहरण है, जो उदाहरण एक देख समझो। उदाहरण है कि भाई ये उसका द्रव्य है, ये क्षेत्र है, ये काल है, ये भव है, और पांचों ही परावर्तन करने हैं। वो जो रिले होती है ना, रिले रेस, तो हाँ पांचों को ही वो राउंड पूरा करना है, हाँ। परावर्तन। अब क्या है कि जो पहला है द्रव्य परावर्तन, ये द्रव्य परावर्तन ने राउंड पूरा करा, हम्म। तो की स्टार्टिंग साथ में हुई है, क्योंकि अनादि से संसार है ना, तो पांचों परावर्तन अनादि से ही चल रहे हैं। चल रहे हैं। पर ये द्रव्य परावर्तन एक बार कंप्लीट हो गया, दो बार कंप्लीट हो गया, तीन बार कंप्लीट हो गया, ऐसे अनंत बार कंप्लीट हो जाए, तब जाकर के एक क्षेत्र परावर्तन कंप्लीट होता है। मतलब क्षेत्र परावर्तन के कंप्लीट होने की स्पीड इतनी कम है, तो जबकि भाग सब लोग रहे हैं, काल भी भाग भाग रहा है, भव भी भाग रहा है, भाव भी भाग रहा है, हर कोई भाग रहे हैं, पर इसके दौड़ने की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसकी कम है, कम है। इसकी तो और कम है। अभी अपन पढ़ेंगे अभी आगे क्या, काल परावर्तन पूरा होने में पता है कितना टाइम लगता है, कि अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे हो, तब जाके एक काल परावर्तन पूरा हो पाता है। और ऐसे अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे होने में ये द्रव्य परावर्तन तो अनंतानंत पूरे हो जाते हैं। और ये पांचों परावर्तन के बाद जाके हम वो बीच में जो आप कहते हैं कि जहाँ सुमेरु है वहां मध्य में। नहीं, वो अपना अपना चलता रहता है, वो अपना चलता रहता है, क्योंकि वो देखो ना, क्षेत्र परावर्तन में एक बार पूरा क्षेत्र परावर्तन हो गया, फिर सेकंड टाइम में फिर वही बीच में से स्टार्ट होगा, फिर वापस चलेगा, ऐसे अनंत क्षेत्र परावर्तन हो जाए, तब जाकर के एक काल परावर्तन होगा। तो फिर इसमें तिर्यंश और वो कर्म के हिसाब से तिर्यंश और मनुष्य भाव और सब मिलते हैं बाद में जाके। हाँ, वो तिर्यंश और मनुष्य जो भव है, वो भव परावर्तन में भी अपन पढ़ेंगे, वो भी अच्छा, सबके आते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक ओके, है। थैंक। हाँ जी। हम्म। इतना समझ करके ये जरूर समझना कि ये परावर्तन हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने चाहे बिना और अपने समझे बिना भी हो ही रहे हैं, मणिशंकर जी। अरे, अभी तक अपन लोगों को पंच परावर्तन के बारे में नहीं पता था, तो क्या पंच परावर्तन नहीं हो रहे थे क्या? वो तो हो ही रहे हैं। तो अब तो अपने को पुरुषार्थ ये करना है कि इसका स्वरूप समझ के अब कैसे मेरे ये परावर्तन के चक्र पे फुल स्टॉप लगे, वो काम हो। चले, समझ में आया ना आपको ये पर क्षेत्र परावर्तन? तो ऐसे स्व क्षेत्र परावर्तन प्लस पर क्षेत्र परावर्तन, ये क्या है, टोटल एक कंप्लीट क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। एक क्षेत्र परावर्तन में अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं, क्योंकि अब आप देखो ना, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी और कितनी कम है, एग्जैक्ट उसी जगह पर जन्म हो, फिर एक ही प्रदेश ऊपर जन्म हो, कितनी कम पॉसिबिलिटी। इसलिए अनंत क्षेत्र अनंत द्रव्य परावर्तन हो, तब एक क्षेत्र परावर्तन हो। ये सुनो वापस, ये तो सिर्फ वो क्षेत्र परावर्तन के कंप्लीशन का टाइम बताया, कि क्षेत्र परावर्तन कंप्लीट होता है, तो कैसे बताएंगे? तो बोले कि इतने इतना बड़ा टाइम में, कि जितने बड़े टाइम में अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाए, है ना। चले आगे। अब अपने को काल परावर्तन समझना है। ठीक। देखो, काल परावर्तन क्या है, काल परावर्तन अभी तक अपन लोगों ने द्रव्य के एंगल से समझा, एरिया के एंगल से समझा, अब काल, काल मतलब टाइम, अब टाइम के एंगल से समझेंगे। तैयार है सब लोग? देखो क्या लिख रहे हैं, पहले शॉर्ट में इसको पढ़ लो, चलो। यहाँ पे शॉर्ट है। अच्छा, बोलो भाई, क्या प्रश्न है? जैसे जब द्रव्य क्षेत्र परावर्तन अनंत हो जाएंगे तब एक क्षेत्र का मतलब क्षेत्र परावर्तन का एक पॉइंट होगा, नहीं, फिर एक अनंत पॉइंट। द्रव्य परावर्तन हो जाएंगे, फिर दूसरा क्षेत्र परावर्तन होगा। अनंत द्रव्य परावर्तन जितना टाइम लगाते हैं कंप्लीट होने में, उतना टाइम सिर्फ एक क्षेत्र परावर्तन को कंप्लीट होने में लगता है। एक क्षेत्र परावर्तन मतलब पूरा लोकाकाश जो आपने बताया था वो। हाँ, कि पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जीव जन्म ले ले, वो पर क्षेत्र की अपेक्षा से, और सबसे छोटी अवगाहना से सबसे बड़ी अवगाहना तक के शरीर धारण कर ले, क्रम क्रम से, वो स्वच्छेत्र।
ये दोनों जब कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो बोले इतना टाइम कि अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाए, ठीक। है ना। बाकी चलते दोनों साथ साथ में ही है वो, हम्म। साथ साथ चलने में भी तो इतना टाइम लगा रहे, अलग अलग चलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। चलो आगे, तीसरा नंबर, काल परावर्तन। क्या है काल परावर्तन? क्रम से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के सभी समयों में उत्पन्न होना और मरना। ये तो बहुत सिंपल है, जन्म मरण ही तो करना है, वो तो हम भैया कर ही रहे हैं। कि नहीं, सुनो, अब इसकी गजब बात बताते हैं आपको। आइए इधर, कि भैया उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के समस्त समयों में, अब सबसे पहले ये समझे, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी क्या होता है। अभी कौन सा काल चल रहा है? पांचवा काल। अरे चौथे काल में तीर्थंकर हो गए, अभी पांचवा काल है, इसके बाद छठा काल आएगा। ये तो आप लोग को पता है, थोड़ा मोटा मोटा 6 काल होते हैं, वो काल चक्र चलता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर 6 5 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 6 5 4 3 2 1, ऐसे ये काल चक्र चलता रहता है। अभी, अब ये जो काल चक्र है ये 2 पैटर्न में चलता है मणिशंकर जी। क्या पैटर्न? एक पैटर्न तो है 1 2 3 4 5 6, दूसरा पैटर्न है 6 5 4 3 2 1। एक पैटर्न में ऊपर की ओर बढ़ता है, एक पैटर्न में नीचे की ओर आता है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? अभी नीचे की ओर चल रहा है। भले ही वो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, पर आप देखो, जैसे पिछला काल देखो, चौथा काल, चौथे काल में क्या था? हाइट 500 धनुष होती थी, अब हाइट 5 फीट ही रह गई। उम्र सागरों में होती थी, अब 100 साल, 80 साल, 60 साल, माने घटता घटता चल रहा है। ठीक है, तो जिस काल चक्र में घटता घटता हो उसको बोलते हैं अवसर्पिणी, और जिस काल चक्र में बढ़ता बढ़ता सब कुछ होता हो उसको बोलते हैं उत्सर्पिणी। याद रखोगे आप लोग, है ना। अवसर्पिणी, अवसर्पिणी में नीचे की तरफ जाता है, उत्सर्पिणी में सब चीज बढ़ती बढ़ती होती है। जैसे उत्सर्पिणी का कोई काल है, उसमें अगर किसी की हाइट, उदाहरण, 100 फीट है मैक्सिमम हाइट मणिशंकर जी, तो उसी उत्सर्पिणी के अगले काल में 100 फीट से कम होगी कि ज्यादा होगी मैक्सिमम हाइट? उत्सर्पिणी, उत, बढ़ती हुई, तो बढ़ती हुई होगी, तो भैया मैक्सिमम हाइट 100 फीट से ज्यादा हो जाएगी, और उसके अगले काल में और बढ़ जाएगी, है ना। उत्सर्पिणी को कैसे याद करोगे? उत्कर्षण समझते हो? उत्कर्षण या उत्कर्ष। उत्कर्ष क्या होता है? उत्कर्ष मतलब बढ़ना कि गिरना? बढ़ना। इससे याद रखोगे, उत्तर पीढ़ी काल में सब कुछ बढ़ता बढ़ता हो रहता है, उम्र, हाइट, ये सब, सहनन, ये सब चीजें। और अवसर पीढ़ी काल में घटता घटता होता है। अभी अपन लोग अवसर पीढ़ी में है कि उत्तर पीढ़ी में है? अवसर पीढ़ी काल में। अब ये अवसर पीढ़ी जो काल है ये 6 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसके अपन अभी 5वें काल में है। ठीक है, अब ये काल परावर्तन क्या बोल रहा है कि जीव का अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी के समस्त समयों से क्रम क्रम से जन्म हो, फिर मरण हो, इस समस्त काल को काल परावर्तन कहते हैं। अब समझो थोड़ा सा, यहां तक जो अभी तक चला ये सबको समझ में आया, है ना। चले आगे, उत्सर पीढ़ी काल परावर्तन। अच्छा सुनो तो, ये और थोड़ा समझ लो, टोटल काल कितना टाइम होता है? एक उत्सर्पिणी काल में टोटल टाइम कितना होता है? तो बोला 10 कोड़ा कोड़ी सागर। भैया एक सागर कितना बड़ा होता है? क्यों, एक सागर कितना बड़ा होता है? कुछ अंदाजा लगा सकते हो आप लोग? एक सागर? नहीं, एक इमेजिन कराऊं आपको, एक इमेजिन करते हैं पर, है ना। सुनो, अ, सुमेरु पर्वत देखा है?
गए हो आप लोग? अच्छा गए नहीं, पर देखा है, सुना तो है सुमेरु पर्वत के बारे में, कितना बड़ा होता है, 1 लाख की होता है ना? तो इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, और ऐसा सुमेरु पर्वत जितना बड़ा कोई लोहे का पर्वत हो, ठोस, बिल्कुल ठोस कोई लोहे का पर्वत, कितना बड़ा कल्पना कीजिए, सुमेरु जितना बड़ा। और क्या हो कि उस पर्वत पर एक चिड़िया जाए और चोंच मार करके आ जाए, मिट्टी में नहीं, सीमेंट में नहीं, लोहे में। एक चिड़िया आई, उड़ती 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 आई, चोंच मार करके चली गई। फिर 100 साल के बाद में कोई दूसरी चिड़िया आए और उस पर चोंच मार करके चली जाए। फिर फिर 100 साल के बाद में कोई तीसरी चिड़िया आए और उस पर चोंच मार के चली जाए। अब मुझे आप ये बताओ, ऐसे कब तक उस लोहे के इतने बड़े पर्वत पर चोंच मारी जाए कि वो पर्वत खिर खिर करके पूरा खत्म हो जाए? वो पर्वत पूरा खिर खिर, समझ गए ना? अरे खिरना समझते हो? अरे फिर दीवार, इस दीवार पर अपन ऐसे 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 करो तो दीवार खिरने लग जाती है। वो वुड पेकर नहीं होता है, वो पेड़ में ऐसे 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 करता है तो पेड़ खिल जाता है। तो बोल रहे पेड़ नहीं, दीवार नहीं, लोहे का कोई पर्वत है, और चिड़िया चोंच मार के जा रही है, क्या ही खिला पाएगी वो? पर फिर भी चलो, जो भी जितना भी खिलेगा, बोले उस पूरे इतने सुमेरु जितने विशाल लोहे के पर्वत को खिरने में जितना टाइम लगेगा ना, उससे भी ज्यादा होता है एक सागर। ठीक है, थोड़ा इमेजिन हो रहा है कि एक सागर मतलब कितना बड़ा टाइम, कितना सारा टाइम, है ना? तो बोल रहे हैं कि ऐसा एक सागर, फिर ऐसे दो, फिर तीन, फिर चार, फिर 100, फिर 1,000 सागर, फिर 1 लाख सागर, फिर 1 करोड़ सागर, फिर 1 करोड़ 1 सागर, 1 करोड़ 2 सागर, कितने? 2 करोड़ सागर, फिर 3 करोड़ सागर, फिर 5 करोड़ सागर, फिर 10 करोड़ सागर। हो गया खत्म? बोले नहीं, ये तो है 10 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़। पेन पेपर जिसके पास में हो, आप 1 करोड़ लिखना जरा। 1 करोड़ लिखना आता है? आता ही होगा ना, लिखना तो आता होगा भैया। क्या है, एक के आगे कितने जीरो लगेंगे? 7, बहुत बढ़िया। 1, और आगे 7 टाइम्स जीरो लिखो, ये हो गया 1 करोड़। मनोरमा आंटी, अब अपने को करना है कोड़ा कोड़ी, मतलब करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़, मतलब और 7 जीरो और लगा दो। एक बार लिख के देखो आप लोग, मैं भी चैट, या जिसके पास नहीं है मैं चैट में आपको लिख के भेजता हूँ, तो आपको थोड़ा उसका भाव वासन होगा। एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जीरो दिखा? कुछ आया आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ? इसको बोलते हैं 10 कोड़ा कोड़ी। ठीक है, कोड़ा कोड़ी, करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़। सागर, और एक सागर में असंख्यातों असंख्यातों वर्ष निकल जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये जब पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम पीरियड है, उतने में एक उत्सर पिंडी काल पूरा होता है। पहला, दूसरा, छठा, पांच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ऐसे ही जो अवसर्पिणी काल है, वो भी कितने का है कि वो भी 10 करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर का। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्लस 10 कोड़ा कोड़ी सागर इज इक्वल्स टू 20 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ कि ना? सिंपल मैथमेटिक्स से सिर्फ एडिशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। नीता दीदी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पिणी काल का टाइम, 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पिणी काल का टाइम, और इन दोनों को मिलाओ तो इसको बोलते हैं एक कल्प काल। कल्प काल मतलब 1 अवसर्पिणी प्लस 1 उत्सर्पिणी, इन दोनों का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एक कल्प काल। रौली आंटी जी,
कल्पकाल मतलब अवसरपिणी और उत्सर्पिणी के 6 6 काल, वो जो पूरे 12 काल है ना, उन 12 कालों का जो ग्रुप है, उसको एक शब्द में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं अपन? कल्प काल। तो एक कल्प काल कितना बड़ा हो जाएगा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर जितना बड़ा हो जाएगा। पक्का? ठीक है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर कितने बड़े होते हैं कि 20 के आगे 14 बार जीरो लगा दो, और उतने दिन नहीं, उतने मिनट नहीं, उतने घंटे नहीं, उतने साल भी नहीं, उतनी सेंचुरी भी नहीं, क्यों? उतने सागर। और एक सागर में कितना टाइम हो जाता है? तो बोले असंख्यात वर्ष। थोड़ा इमेजिन किया था ना अपन ने, वो इतना बड़ा पर्वत और वो चिड़िया एक चोंच मार करके चली जाए, तो पूरा पर्वत कब ऐसा खिल जाएगा? उस खिलने से भी ज्यादा टाइम सिर्फ एक सागर में होता है। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर, उसको बोलते हैं एक कल्प काल। ठीक है, अब शुरू करें काल परावर्तन। अरे चलो भैया भैया, सब साथ में है ना? समझ में आ रहा है सबको? सभी लोग, स्वाति आंटी जी, सबको आ रहा है? चलो आगे, अब पढ़ो। उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी के समस्त समयों में। ओ, समय क्या होता है? समय क्या होता है? कल बताया था ना, समय मतलब टाइम की सबसे छोटी यूनिट। जैसे एरिया की सबसे छोटी यूनिट प्रदेश है, ऐसे ही टाइम, काल की सबसे छोटी इकाई, उसको बोलते हैं समय। जैसे साल, साल से छोटा महीना, महीने से छोटा दिन, पक्ष है ना, 15 दिन का पक्ष। फिर एक हफ्ता, हफ्ते से छोटा दिन, दिन से छोटा घंटे, घंटे से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, सेकंड से छोटा, अब लगा लो सब मिली माइक्रो नैनो सारे। है ना? तो कितना छोटा छोटा टाइम मनीष अंकल जी, कि वो सबसे छोटा टाइम, कि अब उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं एक समय। ठीक है, अब आप लोग मुझे जल्दी से बताओ, जैसे इस इतने से नाखून पर असंख्यात प्रदेश थे ना, ऐसे ही अब बताओ एक सेकंड में कितने समय होंगे? एक सेकंड में, अच्छा एक सेकंड कितना टाइम होता है? एक सेकंड, एक सेकंड होता है। अच्छा आप लोग थोड़ा ऐसे पल के झपकना, ऐसे करो, ब्लिंक करो, ब्लिंक करा? करी? सबने करी? एक बार और करो। करा? ये इतनी जो अपन ने पल के झपकी ना, इतनी पल के झपकने में असंख्यात समय निकल गए। अब आपको कुछ समझ में आया थोड़ा? एक समय मतलब कितना छोटा टाइम। वीना देसाई आंटी जी, आ रही है बात समझ में? एक समय मतलब कितना छोटा टाइम है कि बस पलक झपके, ये चुटकी बजाई, इतनी देर में तो असंख्यात समय फिनिश। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहे हैं? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के समस्त समयों में। और सुनो, बात यही नहीं खत्म हुई, उन सभी समयों में क्रम से जन्म धारण करके मरे, तो उसको काल परिवर्तन कहते हैं। आगे चले, समझो। अब काल परावर्तन में भी सेम वही गणित है, उत्सर्पिणी काल परावर्तन, अवसर्पिणी काल परावर्तन, क्योंकि दो काल है ना, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। कितने बड़े हैं? 10 10 कोड़ा कोड़ी सागर के, एक एक काल। चले, कोई जीव उत्सर्पिणी काल के पहले समय में उत्पन्न हुआ। अव्वल तो इस समय में उत्पन्न होना ही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है दूसरे समय में जन्म हो सकता है उत्सर्पिणी काल शुरू हो, और शुरू होते से ही एक सेकंड के बाद जन्म हो। तो अगर एक सेकंड के बाद उसका जन्म हुआ ना, तो वो तो असंख्यात समय निकल गए, वो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, सॉरी। कब जन्म हो मनीष अंकल जी? पहले समय में, बस उत्सर्पिणी काल शुरू हुआ टक,
और जो पहला समय है, एग्जैक्ट उस समय में कोई जीव जन्म ले, कहाँ जन्म ले, कहीं भी जन्म ले, कोई बात नहीं, सिर्फ जन्म उसका एग्जैक्ट उसी टाइम पे होना चाहिए। हो गया जन्म, अब ये मरे फिर उसी सॉरी फिर उत्सर्पिणी काल के ही दूसरे समय में जन्म हो, तो वो काल परावर्तन में अपन आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट, वंदना आंटी जी, कोई भी जीव है उसकी आयु एक समय से तो ज्यादा की होगी कि नहीं होगी? अरे एक समय तो क्या है, यहाँ जन्म ले, वो निगोदिया भी है ना, निगोदिया, उसकी भी असंख्यातों समय की आयु होती है। पढ़ते हैं अपन छड़ वाला में, एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में 18 बार। लीजिए जरा एक श्वास, ये इतनी सी सांस लेने में असंख्यात समय हुए, इन असंख्यात समयों में तो उसकी 18 बार ही जन्म मरण हुआ। अब आप इमेजिन करो कि किसी ने अगर उत्सर्पिणी काल के ठीक पहले समय में जन्म लिया, तो क्या वो उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय में जन्म ले पाएगा? क्योंकि जब तक दूसरा समय आएगा तब तक या तो वो जी रहा होगा या मर रहा होगा। एग्जैक्ट दूसरे समय पे नया जन्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, पक्का। तो अब इस काल परावर्तन में दूसरा कदम बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि अभी अब दूसरा समय तो निकल चुका, अब वो दूसरा समय लौट करके कब आएगा वापस? आपको आ रहे समझ में अब आंटी जी? क्योंकि क्या है, क्रम से चलना है, इन्होंने एक बात लिखी ना, क्रम क्रम से जन्म धारण करना है। तो क्रम क्रम से मतलब उत्सर्पिणी काल के पहले समय में जन्म ले, फिर उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय में जन्म ले, फिर उत्सर्पिणी काल के तीसरे समय में जन्म ले। ऐसे करते 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 उत्सर्पिणी काल में जितने भी समय है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने भी समय आते हैं, उन सभी समयों में क्रम क्रम से जन्म ले। फिर अवसर्पिणी काल के पहले समय से लेके आखिरी समय तक क्रम से जन्म करे, तब एक काल परावर्तन पूरा होगा। ठीक है, आगे चले। अब बोल रहे हैं कि पहले समय में जिसने जन्म ले लिया उत्सर्पिणी के, अब उसको काल परावर्तन में एक कदम आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए कि उत्सर्पिणी के दूसरे समय में जन्म होना चाहिए। और उत्सर्पिणी के दूसरे समय में तो उसका जन्म हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि इधर जन्म होगा तब तक ही दूसरा समय आ गया उसका। तो अब उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यू आर इन अ क्यू। ठीक है भैया, तो कितनी बड़ी वेटिंग लिस्ट है, कितनी बड़ी वेटिंग लिस्ट है, कौन इसका आंसर देगा? अच्छा बताओ। उत्तरपिणी काल के सेकंड समय को आने में अभी कितना टाइम बचा है, बोलो, कितना टाइम बचा है? दूसरा उस सर्पणी काल आएगा जब हाँ, तो एक कितने टाइम बाद आएगा दूसरा? एक कल्प काल के बाद। हाँ, एक कल्प, वही 20 कोड़ा कोड़ी सागर लगेंगे पूरे, एक कल्प काल पूरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उत्सर्पिणी काल के पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर कंप्लीट होंगे, फिर अवसर्पिणी काल के पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर कंप्लीट हो, फिर वापस उत्सर्पिणी काल आएगा, आएगा ना। और उस उत्सर्पिणी काल का पहला समय निकल के फिर दूसरा समय आएगा, एग्जैक्ट उस दूसरे समय पे उसका जन्म हो जाए तो ठीक, और नहीं हो तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर से 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक वेट करो, फिर तीसरा कभी उत्सर्पिणी काल आए और उसके दूसरे समय में जन्म हो जाए तो हो जाए। नहीं हो कल्पना आंटी जी तो अब तो 3 बार हो गई, थोड़ी तो दया करो उसके ऊपर। कोई दया नहीं, वस्तु स्वरूप में नो दया। फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का वेट, और फिर चौथा उत्सर्पिणी काल और उसका दूसरा समय। तो भैया वेट कहाँ पर करना पड़ता होगा? एसी लॉन्च बने होंगे अडानी के
कहाँ वेट करना पड़ता है? अरे वेट करना पड़ता है मतलब क्या? 20 कोड़ा कोड़ी सागर वो संसार में घूमेगा अभी, अलग अलग गतियों में जाएगा, चक्कर काटेगा। कभी नरक में गया, कहाँ रहेगा जीव? कभी नरक में चला जाएगा, वहां पे टाइम पास करेगा। टाइम पास मतलब उस टाइम को पास करेगा, फिर तिर्यंश हो जाएगा, वहां गधा घोड़ा उल्लू बकरी भैंस बन जाएगा, देव बन जाएगा, एक इंद्री बन जाएगा, दो इंद्री बन जाएगा, घूमता रहेगा 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक, और क्या करेगा? और जिन जिन पर्यायों में जाएगा, उन पर्यायों का पूरा पैकेज है, वो सारे के सारे दुख उसको हर क्षण मिल रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? मजा नहीं आ रहा है? मजे लेने की बात नहीं है ये पढ़ करके तो अपने रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि ये अपना इतिहास है ऐसा। अब आप ये इमेजिन करिए, एक समय पे जन्म लेकर के ठीक सेकंड समय पे जन्म लेने में कितने कल्प काल निकल रहे पता नहीं चल रहा। और अभी तो सिर्फ चलो, अभी तो सिर्फ दूसरे समय पे ही आया, फिर उत्तर पीढ़ी काल के तीसरे समय पे जन्म लेना है मणिशंकर जी। और फिर वही, अगर तीसरा समय मिस हो गया तो फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का वेट, क्योंकि 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ही उत्तर पीढ़ी आने वाला है, दूसरा तीसरा समय लेकर के। ऐसे क्रम से चौथे समय पे जन्म, पांचवें समय पे जन्म, छठे समय पे जन्म, सातवें समय पे जन्म। अब आप मुझे बताओ, उत्तर पीढ़ी काल के 1 मिनट पर जन्म लेने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? उत्तर पीढ़ी काल के 1 मिनट पे जन्म लेने कितना टाइम लगेगा? ये बात भैया 1 मिनट लगेगा? क्यों? 1 मिनट तक आने के लिए उसको 60 सेकंड कवर करने, और 60 सेकंड तक आने के लिए उसको कितने सारे मिली सेकंड कवर करने, कितने सारे नैनो सेकंड्स कवर करने, कितने सारे माइक्रो 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 कवर करने, कितने सारे समय कवर करना है। और जितने कवर करना है मतलब उतने भव। ओहो। अब आप थोड़ा सा समझो, अपन ऐसा कौन सा समय चुन ले जन्म लेने का? और गजब बात पता है इसमें क्या है कल्पना आंटी जी? ये काल परावर्तन हम लोग अनंत बार कर चुके हैं, एक आध बार नहीं। अभी तो सोचो ये एक काल परावर्तन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, कि अनंत क्षेत्र परावर्तन हो जाए। एक काल परावर्तन में अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे हो जाते, इतना बड़ा टाइम काय में लग रहा है? एक काल परावर्तन में। आप में से किस किस को चौथे काल में जन्म लेना है? अभी यहाँ तो पंचम काल है ना, पंचम काल से तो मोक्ष होता नहीं है, चौथे काल से तो होता है। तो चौथे काल में जन्म लेना है कि नहीं किसी को? किसी को नहीं लेना? अच्छा, विदेश क्षेत्र में किस किस को जन्म लेना है, वो कल पूछना भूल गया मैं। विदेश क्षेत्र में जन्म लेना है आप लोगों को? अमेरिका में? मुंबई में? नहीं भैया, ये सब बोर हो गए, हमको तो गांव की मिट्टी अच्छी लगती है, गांव में जन्म लेना है। तो गांव में, अरे भाई एक क्षेत्र ऐसा नहीं बच रहा है जहाँ अनंत जन्म मरण नहीं हुए। एक काल, कोई समय तो ऐसा बतलाओ किस समय पे जन्म नहीं मरण नहीं। कल्पना कीजिए, लोग टाइम से जन्म करा, आजकल पता है टाइम से जन्म होते हैं, मुहूर्त से जन्म होते हैं। सब बकवास है सारी बातें। जन्म तो उसका गर्भ में आते टाइम ही हो गया था, तुम क्या जन्म करोगे उसका? अरे वो 9 महीने पहले जन्म चुका है, तुमको पता भी नहीं है वो किस समय गर्भ में आ गया था। फिर भी है ट्रेंड क्या, पंडित जी मुहूर्त बताओ। ठीक है मुहूर्त, उसके बाद बस इसी मुहूर्त पे इतने से इतनी बजे के बीच में योग अच्छा है, कौन सा योग है? सर्वार्थ सिद्धि योग है भैया। अच्छा तो क्या करना है? बस हमारे बच्चे का जन्म सर्वार्थ सिद्धि में ही करवाओ, तो उसके सर्व सारे अर्थ सिद्ध हो जाएंगे।
अरे ऐसा कौन सा काल है जहां जीव ने जन्म नहीं किया? ये काल परावर्तन से एक बार पूछ तो लो। उत्सर्पिणी काल का ऐसा कौन सा टाइम है जिस समय हमने जन्म मरण नहीं किया हो? अवसर्पिणी काल का ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें हमने जन्म मरण नहीं किया हो? और बीच में अक्रम से जो जन्म धारण किए उनकी गिनती नहीं है, पर वो टाइम तो काउंटिंग में आ ही रहा है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, स्वाति आंटी जी, कि उत्सर्पिणी के पहले समय से लेके अंतिम समय तक इस जीव ने जन्म धारण कर लिया। उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वो अपन थोड़ा बहुत तो इमेजिन कर पा रहे हैं। और ऐसे ही अवसर्पिणी काल में भी पहले समय से लेके आखिरी समय तक में जन्म धारण कर लिया। तो इन दोनों कालों के हर एक एक समय पर जीव ने क्रम से जन्म धारण कर लिया। तो अब तो काल परावर्तन पूरा हो गया ना भैया? नहीं हुआ? अच्छा, कौन कौन को लगता है कि भाई काल परावर्तन अब तो पूरा हो गया हो भैया? अब इतना तो मत करो, कम से कम थोड़ी तो दया करो। हीना आंटी जी, उत्सर पीढ़ी के एवरी समय जन्म क्रम से, अवसर पीढ़ी के हर समय जन्म क्रम से हो गया कि नहीं काल परावर्तन पूरा? बोल रहे नहीं हुआ। सुनो भाई, अभी तो सिर्फ जन्म ही हुआ है, अभी तो मरण भी करना है। घबराओ नहीं, अभी मरण भी होगा। ओ हो, जन्म धारण कर लेने के बाद क्रम से मरण करे। समझ में आया कुछ? जय श्री आंटी जी, जन्म धारण कर लिए पहले समय से आखिरी समय तक, फिर पहले समय से आखिरी समय तक। अब इसके बाद क्या? कि अब वही उत्सर पीढ़ी काल के पहले समय में, एग्जैक्ट पहले समय पे किसी जीव का मरण हो, एक आध समय भी आगे पीछे मरा तो काउंट नहीं होगा। नीतू आंटी जी, फिर दूसरे समय पर मरण हो, कोई भी पर्याय हो सकती है, या तो देव की पर्याय में हो और उसकी मृत्यु एग्जैक्ट सेकंड टाइम सेकंड समय पे हो, नार की पर्याय, फिर तीसरे समय पे मरण हो। ऐसे करते करते क्रम से उत्सर पीढ़ी के अंतिम समय तक पहुंचे, और हर एक समय पर उसका क्रम से मरण हो। फिर जीव जन्म उसका भले कभी भी हो वो चलेगा, मरण उसका एक एक समय से क्रम से होगा। फिर फिर अवसर पीढ़ी के सर्व समयों में क्रम से मरण हो, तब जाकर के एक काल परावर्तन पूरा होगा। तब जाकर के एक काल परावर्तन पूरा होगा। और इस एक काल परावर्तन के पूरे होने में कितना टाइम लग जाएगा? कि अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे हो जाएंगे इतने टाइम में, तो जितने टाइम में एक काल परावर्तन पूरा। आया समझ में? मैंने काल परावर्तन पढ़ने के बाद तो जीने मरने की इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। अब कहाँ जिए और कहाँ मरे, कब जिए और कब मरे। ऐसा एक समय बाकी नहीं रहा जहां इस जीव ने अनंतों बार जन्म मरण नहीं किया हो। और जन्म मरण अकेला जन्म मरण नहीं होता है आभा आंटी जी। अभी आप सोचो, अपनी इस लाइफ में जब अपना मरण होगा, उस समय अपन लोग को दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना, मरते समय दुख होगा ना। क्या दुख होगा? ये सब छूट जाएंगे। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी इतने जीवन भर की जो कमाई करी, सब सब कुछ क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो ये तो एक ही मरण का दुख है, जो बोल रहे ऐसे अनंतों मरण इस उत्तर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के एक एक समय पर, ऐसे अनंत 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 मरण, और अनंत मरणों का अनंत अनंत दुख ये जीव सहन करता आ रहा है। मृत्यु का दुख है कि नहीं? होता है। सब टूट जाएगा। मृत्यु किसको बोलते हैं? मृत्यु क्या? सारे संयोगों का जिस क्षण वियोग हो जाए उस क्षण को बोलते हैं मृत्यु।
अनंत तो संयोग इकट्ठे कर लिए, वो द्रव्य परावर्तन बोल के आ चुका है। और ये बोल रहा है कि वो संयोग अनंत बार छूट गए, इतनी बार तो मरण हो गया, फिर भी उनके पीछे भागते रहते, फिर भी उनके पीछे भाग। सबको आ रहा है क्या समझ में? सिर्फ एक चीज ऐसी है जो अनंत काल में एक बार भी नहीं हुई। क्या? सम्यक्त्व। क्या? भेद विज्ञान। क्या? आत्मानुभूति। तो जो नहीं हुआ थोड़ा वो कर लो, अपन लोग वो करें, क्योंकि बाकी जितना काम, क्यों इडली सांभर खाएगी नहीं पिछले अनादि काल में? भैया इडली सांभर क्या, हमको तो एक एक प्रदेश दिख रहा है एक एक परमाणु दिख रहा है, अब इडली सांभर की बात कर रहे हो। तो आप क्या बोलना चाहते हो भैया, इडली सांभर खाना छोड़ दें? कि छोड़ो नहीं छोड़ो वो तुम्हारी तुम जानो। मैं तो ये बोल रहा हूं कि उस इडली सांभर के पीछे आत्मा को मत छोड़ो। आपको समझ में आ रहा है? क्यों? कश्मीर घूमे कि नहीं घुमा अपन ने? इन पंच परावर्तनों में कश्मीर घुमा कि नहीं घुमा? पक्का घुमा होगा ना? कितनी बार? अनंत बार। तो भाई कश्मीर घूमने के पीछे अपना आत्महित मत छोड़। अगर आत्महित का अवसर मिलता हो तो कश्मीर के प्लान को ड्रॉप कर दो, यूं बोल रहा हूं। आ रहा है क्या आप लोग को समझ में? क्योंकि देखो, इससे कुछ ना कुछ अपने को सीखना जरूर है। अकेला सिर्फ बुद्धि में अपने बिठा लो कि हाँ ठीक है भैया बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एक एक प्रदेश एक एक समय और क्रम से होना चाहिए और मरण भी होना चाहिए, सब एकदम फिट हो गया। कोई लाभ नहीं है फिटिंग करने से। फिर अपने को ये समझ में आना चाहिए कि जब अनंत तो जन्म मरण कर लिए, तो अब इस जन्म को सार्थक करे तो अपना ये काल परावर्तन पढ़ना सफल हो। आ रही है क्या आपको बात समझ में? एक क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं रहा जहाँ जीव ने जन्म मरण ना किया, एक काल ऐसा बाकी नहीं रहा जहाँ जन्म, और जन्म मरण के साथ में पूरी की पूरी पिक्चर चलती रहती। इतने संयोग, सबसे कोई ना कोई, इससे भी संयोग उससे भी संयोग इससे उससे। तो क्या करेगा? हम्म। क्या करे? कि ये करो अपन सबके लिए भैया, मैं भी आप भी अपन सब उसमें इंक्लूडेड है, थोड़ा शांति से दिन भर में समय निकाल करके बैठे और बैठ करके विचार करे क्या खोया क्या पाया। क्यों? अगर नहीं, इन बीते हुए समयों में, बीते हुए 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के जीवन में, व्हाट इज द अचीवमेंट? और अगर हमको अचीवमेंट के नाम पर ये दिख रहा है कि भैया जब हम इंदौर में आए थे ना, तब तो हमारे पास में कुछ भी नहीं था, फिर हमने खूब मेहनत करी और आज पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, बड़े बड़े अपने बंगले हो गए हैं, बड़ा बड़ा अपने प्रॉपर्टीज हो गई है, ये हो गया हमारा अचीवमेंट है। तो अगर आपके निगाह में इसको अचीवमेंट बोलते हैं, तो ये सब तो अनंतों बार हो चुका है। तो जो हो चुका है वही वापस से हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं हुआ। तो ये आप लोगों के लिए, अपन सबका ये होमवर्क है कि हम 10 मिनट 15 मिनट का समय निकाले ईमानदारी से, और पेन पेपर लेकर के बैठे और तो थोड़ा विचार तो करें हमारा क्या अचीवमेंट रहा। चलो पिछले भव तो अपन लोगों को याद नहीं है, ये भव तो याद है। अरे कोई 30 साल का है तो उसको पिछले 30 भी याद नहीं होंगे, तो 20 25 साल तो याद होंगे अपनी लाइफ के, 15 साल तो याद होंगे। चलो उन 15 साल में व्हाट इज द अचीवमेंट, बहुत जरूरी है ये लिखना। आप लिखोगे तो फिर इसके आगे का मैं आपको बतलाऊंगा, और नहीं कोई बात ही नहीं है, ये टाइम भी इस काल परावर्तन में +1 होके निकल जाएगा। अरे अपन लोगों को इतना सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारा ऐसी भारत भूमि पर जन्म हुआ। सोचो, अपना किसी जंगल में जन्म हो जाता तो
मणिशंकर जी, नहीं है पॉसिबिलिटी। मनुष्य पर्याय में अफ्रीका के किसी जंगल में अपना जन्म हो जाता, तो वहां आदिवासी बन के अपन घूमते रहते, जानवरों को मार मार के खाते रहते, और क्या करते। सोचो, ऐसी पवित्र तीर्थंकरों की भूमि, इस भारत में हमारा जन्म हुआ, तो उस जन्म को अगर अपन सार्थक नहीं कर पाए, तो ये जन्म सिर्फ क्षेत्र परावर्तन में +1 करके जाएगा। दैट्स इट। अब मैं बहुत चीजें बतला सकता हूँ, काल को ले लो, चलो हम लोग इतने लकी है, हमारा इस काल में जन्म हुआ। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं भैया, चौथे काल वाले लकी होते होंगे। आपको पता है, चौथे काल से तो जीव सातवें नरक में जाता है, पंचम काल में कोई सातवें नरक में नहीं जा रहा। चौथे काल में युद्ध होते थे, ये पंचम अभी ले लो। आज से अभी सोचो, आज से अगर 200-300 साल पहले अपना जन्म हो गया होता, 500 साल पहले अपना जन्म हो गया होता, कैसी दशा होती। जैसी लाइफ अपन अभी जी रहे हैं, आज से 500 साल पहले वैसे जी सकते थे। जितनी शांति से अपन अपने घर में भी सो जाते, वो राजा महाराजाओं के टाइम में इतनी शांति से कोई सो पाता था? पुराणों को मत देखना, पुराणों में तो अच्छा अच्छा ही लिखेंगे, पर वो एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं ना। युद्ध भी होते थे, और युद्ध में चाटे नहीं पड़ते थे, युद्ध में धक्के नहीं लगाते थे, युद्ध में तो सीधा गला काटा जाता है। तो सोचो, अपन ऐसे काल में पैदा नहीं हुए जहां पर युद्ध होते हो, अपन ऐसे काल में पैदा नहीं हुए, ऐसे जगह में पैदा नहीं हुए क्या, ईरान इराक जैसे, कि कब हमारी छत पे बम गिर जाएगा हमको ही नहीं पता। हम कोई ऐसे कोरिया में पैदा नहीं हुए कि जहाँ कोई तानाशाह हमको चलाता हो। अब सोचो, अपन लोग कितने भाग्यशाली हैं। और उसके बाद भी हम अपनी इस पर्याय को सिर्फ इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही पूरा कर रहे हैं। तो इससे अपने से ज्यादा बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं है। खाने पीने में ही पूरा जीवन पूरा हो गया, ओहो, 80-80 साल की उम्र हो गई और रसना इंद्रिय की आसक्ति नहीं छूट रही। भाई अब तो समझो, तुमने 80 साल इतना खाया, अब थोड़ी शांति रख लो। नहीं, बाजार में जाके जब तक पोहे कचौड़ी नहीं खाएंगे हमारा दिन शुरू नहीं होगा। वाह, तुमको पता है, दिन शुरू हो नहीं हो, जीवन जरूर पूरा हो जाएगा। और ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ये पोहा के लिए नहीं मिली, ये घूमने फिरने के लिए नहीं मिली, ये 5 इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए नहीं मिली। इसके लिए ये अपन सबको बहुत शांति से, देखो इमोशनल होकर के नहीं, इमोशनल बात क्या होती पता है, अभी इमोशन गया तो सब कुछ गया। इसलिए इमोशनल नहीं, इमोशनल तो अपन लोग खूब हो गए, और इससे भी ज्यादा इमोशनल मैं आपको अभी कर सकता हूँ 2-3 मिनट में, कोई दम नहीं है उसमें। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल हम लोग शांति से एक बार विचार करके देखे तो सही, रॉली आंटी, कि पिछला 40-50 साल के जीवन में हमारी क्या उपलब्धि है। अगर आंसर ऐसा आ रहा है कि मेरी कोई भी उपलब्धि नहीं, कोई बात नहीं, अब कुछ उपलब्ध किया जाए, पर किया जरूर जाए। नहीं तो यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि, जो उदधि समानी। इसलिए हम और आप सभी बहुत गंभीरता से इस पर विचार करें, द्रव्य क्षेत्र काल इन परावर्तनों का विचार करें, तो अपने को पता चलेगा कि इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय की एक एक घड़ी, एक एक सेकंड बहुत कीमती है, व्यर्थ में ना गवाए। ठीक है, विचार करिएगा, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। है प्रश्न? बोलिए। ये जो आपने कहा ना कि ये परावर्तन में हम घूमते रहते हैं, तो इसमें से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आत्म स्वभाव स्वभाव में स्थिरता, आत्मा में स्थिरता,
भेद ज्ञान करके। आत्मा में स्थिरता नहीं, आत्मा में स्थिरता तो दूसरी स्टेप है, आत्मा की पहचान पहली स्टेप है। पहले अरे सच्ची जब तक श्रद्धा। आत्मा को पहचानेंगे तो स्थिर काहे में हाँ, होंगे। निर्णय करना है कि सच्ची श्रद्धान करनी है। ले लेना है सच्ची हाँ। श्रद्धा, सम्यक दर्शन। हम्म, अब सम्यक दर्शन अकेला आत्मा ही नहीं होता है, सम्यक नहीं दर्शन नहीं, मतलब सब कुछ, देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा। सच्चा समर्पण, वीतरागी भगवान के प्रति पूरा का पूरा समर्पण। सम्यक दर्शन अकेला यही नहीं होता है कि मैंने याद कर लिया मैं आत्मा हूं, और किसी ने भी मुझसे पूछा नहीं। और मैंने सही आंसर दिया यस मैं आत्मा हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक हम्म, दर्शन माने सच्ची श्रद्धा। सम्यक दर्शन मतलब राग आदि बुरे लगे, आत्मा अच्छा लगे, आत्मा को बतलाने वाले अच्छे लगे, और जो वीतराग रूप परिणमित हुए हैं ऐसे वीतरागी जिनेंद्र देव, वो अच्छे लगे। हम्म। ठीक उनके है, जैसी मेरी ये दशा। ये पंच परावर्तन के चक्र से बाहर आने का वन एंड ओनली तरीका है। हाँ, तो बोलो। यही मैं पूछ रही थी कि परावर्तन से बाहर आने के लिए ये एक ही तरीका है कि एंड में जो भेद ज्ञान करते चले हर पल, तो वो कितने परावर्तन हम कितनी जल्दी कर सकते हैं? कितनी अभी कर जल्दी ये सकते हो सारे आप 1 मिनट में। परावर्तन का क्षय हो, माने हम वहां जन्म नहीं मिलेंगे और। देखो कितनी जल्दी हो सकता है, सम्यक दर्शन इस भाव में आपको हो सकता है, कोई 5वें काल की हाँ। बहानेबाजी नहीं है, कोई स्त्री पर्याय की बहानेबाजी नहीं है, कोई हम युवा है कि बुजुर्ग, नथिंग। सम्यक दर्शन को इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम्म, सम्यक दर्शन की तो कुछ दो तीन ही आ, आ, बातें हैं क्या, संगी पंचेंद्री पर्याय होनी चाहिए, तुम्हारी है कि हाँ हमारी है, चलो मैं आ जाऊंगा। वो ज्यादा डिमांड नहीं है सम्यक दर्शन की। सम्यक हम्म, दर्शन की तो इतनी सी डिमांड है संगी हम्म, पंचेंद्री हो, हाँ है ठीक है मैं आ जाऊंगा, विशुद्धि है, हाँ है ठीक है, और क्या चाहिए। ना तिर्यंच ना नरक ना मनुष्य ना देव, चारों पर्यायों में सम्मिलित हो रहा है, स्त्रियों को हो रहा है, मनुष्य पुरुषों को हो रहा है, नपुंसकों को हो रहा है, हम्म, गरीब हम्म, को हो रहा है, अमीर को हो रहा है, हम्म, अनपढ़ को हो रहा है, पढ़े लिखे को हो रहा है। हम्म, तो अस्तित्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल। इसी काल, अरे इस काल, अभी 9:32 हो रहे हैं ना, इस 9:32 पे हो सकता है, और क्या कहते हैं। हम्म। तो भैया हुआ ही तुमको, तो तुमने किया ही नहीं, करोगे तो होगा, पुरुषार्थ। पर हो सकता है। मिथ्यात्व छोड़ना है ना, हाँ। मिथ्यात्व छोड़ना। हम्म, मिथ्यात्व। मिथ्या तो छोड़ना, यस। और उसकी सिर्फ एक प्रक्रिया है, ओनली वन प्रक्रिया, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार। तत्व विचार। हम्म, पंडित जी ने लिखा है मूषा प्रकाशन में, इस जीव का बुद्धिपूर्वक एक कर्तव्य है, तत्व विचार। तुम तो सम्यक दर्शन के भी पीछे नहीं पड़ो भाई, तुम तो सिर्फ तत्व विचार, तत्व विचार भी एक शब्द है एक्चुअली, तत्व विचार क्या होता है, तत्व विचार क्या, तत्व विचार मतलब मैं कौन हूं, मेरे लिए क्या भला है, मुझे उसको रखना है। हम्म, मैं कौन हूं, मेरे लिए क्या बुरा है, तो मुझे किससे दूर रहना है। रागादि मेरे लिए बुरे हैं, रागादि छोड़ने जैसे हैं, इस हम्म, श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। हम्म। राग आदि के मेरा स्वभाव नहीं है, जहां उसे अपना स्वभाव बना दिया कि यह मैं हूं, उसके साथ एकता कर ली, तो फिर परावर्तन में घूमते रहेंगे। और ये मैं जानने देखो वाला हूँ, मात्र जानने वाला। हम्म, वो सब जानने वाला मतलब वो ये भी लिखा ना अपने 7 तत्व, तो उस तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, बात सब हम्म, एक ही है। एक आश्रव ही है आदि वो बुरे एक। लग रहे हैं, ये आश्रव बन के श्रद्धान है। आत्मा हम्म, का स्वरूप अच्छा लग रहा है, ये संवरण से हम उसका श्रद्धान है ना। करिए करिए भैया, बहुत कम समय बचा है। चलो और कोई प्रश्न है। जय नमस्ते। तेजनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।
जय बोलिए में दिलवाड़ी माता की जय। महान जैन धर्म की जय जय।